हर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका 8. हाय, वेलकम टू सुपरनैचुरल क्राइम्स विद आरजे अर्श। कई बार कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका जवाब ना तो साइंस के पास होता है और ना ही किसी आम इंसान की सोच के पास। अपने पैरानॉर्मल के इस सफर को पूरा करते करते मैं कई सारे अनजान लोगों से मिला। उनमें से कुछ मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बने, कुछ ऐसे लॉयर्स जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थे, पर उनके लिए भी कुछ केस ऐसे थे जो बहुत अजीब थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में जितने भी ऐसे केसेस थे उनको मुझसे डिस्कस करा और मुझे लगा कि हो ना हो ये सारे केसेस भी सामने आने बहुत जरूरी हैं। इसलिए मैंने रिकॉर्डर के जरिए उन सारे वकीलों से वो सारी ऑडियोज रिकॉर्ड करवाई और नाम और जगह को गोपनीय रखते हुए मैंने ये सोचा कि हो ना हो इसको अगर मैं डिकोड करूंगा तो शायद एक और नया एंगल समझ में आए। शायद इसके पीछे नॉर्मल रीजन ना होकर पैरानॉर्मल या कोई सुपरनैचुरल क्राइम मौजूद हो। ये मेरा अपना टेक है कि मैं इसे डिकोड करूंगा। तो चलिए सुनते हैं आज की पहली रिकॉर्डिंग, आज की पहली ऑडियो लॉग जो मुझे एक वकील से मिला था। ऑडियो लॉग 21, केस नंबर 361। ये केस पता नहीं क्यों मेरी लाइफ का पहला ऐसा केस था जहां कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सच क्या है, झूठ क्या है। ये 2005 ये केस है उड़ीसा की एक ऑर्डिनरी फैमिली में रहने वाले मधुसूदन और श्याम, दो भाइयों का, जो अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक जॉइंट परिवार में जीवन बिताते थे। जब कोर्ट में ये केस आया तो मेरा दिल दहल गया। मधुसूदन अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाकर अपने बड़े भाई श्याम के बेटे की डेड बॉडी के ऊपर बैठा राम राम नाम जप रहा था और उसका पूरा शरीर सिंदूर से कलर्ड था। कोर्ट ने इसे सिजोफ्रेनिक केस डिक्लेयर करके मधुसूदन को मेंटल असाइलम भेज दिया, पर मुझे लगता है कि इसमें और भी कुछ था जो शायद हम सब की समझ के परे था। जिस हिसाब से हमने इस केस के बारे में सुना, मैं आप सभी को इस केस की और डिटेल देना चाहता हूं। उन्होंने सिर्फ मुझे इतना ही बताया कि ट्रायल सेशन में जो कोर्ट रूम सेशंस हुए थे उसमें क्या हुआ था। मैंने जब उनसे पूरी फाइल ली और उसकी पूरी छानबीन करी तो मुझे चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक लगी। अब मैं आपको बताता हूं कि मधुसूदन और श्याम दो अलग अलग भाई थे जो शायद बहुत ज्यादा प्यार करते थे आपस में, लेकिन एक दिन बड़ी अजीब सी चीज हुई उनके बीच। ये जो क्लाइमैक्स आपने सुना जिसमें वो स्वयं हनुमान जी बनकर राम राम जप रहा था खुद के शरीर में सिंदूर लगाकर, ये दुर्घटना सिर्फ देखने के लिए नहीं हुई थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी जो शायद आज तक चल रही है। मैंने जब इसको डिकोड करा तो मुझे समझ में आया कि ये कोई आम घटना नहीं है। इसके पीछे 2-3 अलग अलग फैक्टर्स मौजूद हैं। इनकी माता की मौत से पहले ये दोनों भाई अच्छे से जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी इनको। लेकिन फिर एक बहुत बड़ी चीज होती है, उनके माता जी की डेथ के बाद मधुसूदन और श्याम दोनों भाई अलग अलग हो जाते हैं अपने अपने परिवारों को लेकर। मधुसूदन और श्याम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज थे, इस वजह से परिवार के दूर रहने के बावजूद ये लोग एक दूसरे से दूर नहीं हो पाए। एक दिन अचानक से मधुसूदन श्याम को कॉल करता है और वो कहता है कि उसको बार बार माँ दिख रही है और माँ कह रही है कि हम दोनों भाइयों को अलग नहीं रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। श्याम इस बात को सोचता है और बार बार गौर करता है, लेकिन उसके परिवार वाले अलग रहने के लिए बोल रहे थे। एक दिन मधुसूदन कॉल करके श्याम को बोलता है कि आज तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, अगर रोक सको तो रोक लेना। उस दिन श्याम बहुत ज्यादा घबराता है, लेकिन रात को ही एक ऐसी चीज होती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी छोटी बेटी जो यही करीब रही होगी 15-16 साल की, वो अपने आप छत पर जाती है और वहां से जोर से कूद जाती है नीचे की ओर, जिससे उसके शरीर में और उसके शरीर के कई अंगों में चोट आती है। श्याम इस बात से बहुत घबराता है और वो पूछता है मधुसूदन से कि तुमने ऐसा क्यों कहा। तो मधुसूदन कहता है कि मेरे अंदर माता आ गई थी और उन्होंने बोला था
आप सबको सुनने में ये कहीं बुराड़ी केस जैसा तो नहीं लग रहा है? कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ केसेस हमारे दिमाग से और हमारी आंखों के सामने से ओझल रहते हैं, लेकिन जब वो हमारे सामने आते हैं तो बहुत ही ज्यादा भयानक रूप में होते हैं। जैसे कि ये केस। धीरे धीरे करके मधुसूदन ने श्याम को और उसकी पूरी फैमिली को कन्विंस कर लिया कि उसके अंदर उसकी मां आ रही हैं और वो चाहती हैं कि सब साथ रहें। शुक्रवार का दिन, मार्च का महीना। उस दिन मधुसूदन ने कुछ ऐसा किया जिससे हर एक इंसान के होश उड़ गए। जैसे शायद कोर्ट रूम में भी जब वो केस आया तो इन वकील ने जिन्होंने मुझे ये रिकॉर्डिंग दी है उनके भी होश उड़ गए थे। मधुसूदन जाता है घर में और उसके बाद वो सबको बहुत बुरी तरीके से मारता है। कहता है कि अगर कोई भी कुछ भी बोलेगा तो माता आ जाएंगी और वो गुस्सा हो जाएंगी। और इसके बाद मधुसूदन समरसेबल का पाइप ऑन करके शाम के 10 साल के बच्चे के मुंह में डाल देता है और वो मुंह में तब तक लगाए रहता है जब तक उसका बच्चा पूरी तरीके से मर नहीं जाता। सबको वो ये आदेश देता है कि जो भी आगे आएगा उसकी मौत निश्चित है। तो सब खड़े खड़े देख रहे होते हैं। वो इसी एवज में सबसे बोलता है कि सब लोग बाथरूम के एरिया में खड़े हो जाओ जहां पर बहुत ज्यादा पानी हो। जैसे ही सब वहां पर खड़े होते हैं, मधुसूदन आता है और अचानक से वहां पर एक बिजली का स्पार्क छोड़ देता है जिससे पूरे पानी में करंट उत्पन्न हो जाता है और परिवार का हर एक इंसान, 8 के 8 लोग श्याम सहित मर जाते हैं। एंड में वो श्याम के बच्चे के ऊपर बैठकर राम राम जप कर रहा होता है जिसे एक गवाह आकर देख लेता है। अब अगर मैं इसको पूरी तरीके से डिकोड करूं तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आता है कि क्या सच में हनुमान जी ने इसे पोजेस किया था या फिर ये सिर्फ इसकी मनगढ़ंत कल्पनाएं थी जो इसे ये करने पर मजबूर कर रही थी। साइंस ने उसे सिजोफ्रेनिक का केस समझकर मेंटल असाइलम में डाल दिया है तब तक जब तक वो ठीक नहीं होता। मुझे इतनी डिटेल पता चली, लेकिन लेट मी टेल यू, जब किसी के ऊपर कोई पोजेशन होता है तो वो इंसान अपनी सुध में तो नहीं होता है, लेकिन साथ ही साथ यदि वो पोजेशन बहुत ज्यादा डिवाइन हो तो उसका दिल चलना बंद हो जाता है। डीमंस के पोजीशन में आपका दिल चलना नहीं बंद होता है, आपको पता होता है कि आप कौन हैं, लेकिन डिवाइन पोजीशन में ऐसा नहीं होता है। शायद यही चीज मधुसूदन के साथ रही होगी। उसके पास के ट्रॉमास ने कि वो अपने भाई से दूर हो गया है, इसके चलते उसने शायद अलग अलग तांत्रिक क्रियाएं करनी शुरू कर दी हूं। क्योंकि कई बार तांत्रिक ऐसा भी करते हैं कि वो परकाया प्रवेश के जरिए या किसी एस्ट्रल ट्रैवल के जरिए वो ये पता करा लेते हैं कि आपके घर में अभी से कुछ समय के बाद क्या होने वाला है। मैं फ्यूचर की बात एकदम नहीं कह सकते, लेकिन नियर फ्यूचर तो वो बता ही सकते हैं। शायद ऐसा ही मधुसूदन ने किया हो और उसके बाद जब वो घर गया हो तो उसी प्रॉपर रिचुअल के साथ उसने सबको मारा हो। अब रिचुअल्स कैसे कनेक्टेड होते हैं मैं बताता हूं। ऐसा कहा जाता है कि एक बहुत प्राचीन क्रिया है जल विक्षेपण की, जिसे बुरे साधक अपने इस्तेमाल के लिए करते थे, जिससे वो जल प्रेत को जगाते थे। पर उसमें भी सिंदूर लगाना होता था। वो हनुमान जी का सिंदूर नहीं होता था। वो यक्षिणियों को सिद्ध करने के बाद यक्षिणियां जो सिंदूर अलाउ करती हैं उसे अपने शरीर पर लगाना होता है। और यदि आप उसे अपने आधे भाग पर लगाते हैं तो आप जिसके साथ जल विक्षेपण की क्रिया कर रहे हैं, यानी जिसको जल में डुबा कर मार रहे हैं या जल के थ्रू मार रहे हैं, वो इंसान की आत्मा हमेशा आपके पास आ जाती है, आपकी गुलाम बन जाती है। ऐसा मेरा अपना डिकोडेशन है कि शायद ऐसा हुआ हो। शायद वो सभी की आत्मा को अपने वश में करना चाहता हो या फिर सभी की आत्मा को वश में करके किसी तरीके से अपने माँ की आत्मा को वापस बुलाना चाहता हो। इसलिए उसने शायद किसी तांत्रिक के बहकावे में आकर अपने भाई श्याम और अपने पूरे परिवार को पानी के जरिए अलग अलग तरीके से मारा और साथ ही साथ अपने पूरे शरीर में सिंदूर को लपेट लिया, ये सोचकर कि शायद जो यक्षिणियों का सिंदूर उसके ऊपर लगा है उसके जरिए सभी की आत्मा उसके काबू में आ जाए। पर यहां पर एक सवाल और उठता है। सवाल ये उठता है कि तो फिर वो आखिरी में राम राम क्यों जप कर रहा था? मेरे पास इसका एक अपना टेक है। वो शायद इसलिए राम राम जप कर रहा था क्योंकि सबको मारने के बाद उसकी अपनी कॉन्शियसनेस शायद वापस आ गई हो। शायद वो जिस लाश के ऊपर बैठा था उसे और अपने भाई के जितने भी परिवार वालों को उसने पानी में करंट देकर मारा था, उनकी मौत को देखकर
वो सदमे में आ गया हो और पूरी तरीके से पागल हो गया हो। अब चूंकि सिंदूर से हम हनुमान जी को हमेशा कनेक्ट करते हैं, तो वो राम 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 जब करने लगा हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। खैर, उसे अभी मेंटल असाइलम में रखा गया है और न जाने कब तक वो वहां पर रहेगा। उसका राम राम कहना अभी भी बंद नहीं हुआ है बाय द वे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो एग्जैक्टली उसके अंदर हनुमान जी ही आए हों, पर शायद किसी प्राचीन विद्या को करते, पर शायद किसी तांत्रिक के बहकावे में आकर उसने जो भी हरकत करी है वो उस पर इतनी ज्यादा भारी कर गई है कि उसने अपने परिवार को तो खो ही दिया, साथ ही साथ उसने अपनी मेमोरी को किसी ऐसी जगह स्टक कर दिया है जहां से बाहर आना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। और जिस चीज का जवाब आज भी सारे लोग खोज रहे हैं। कल मिलते हैं एक अगले ऑडियो लॉग के साथ, जहां पर एक वकील कुछ और बता रहा है जो शायद इस केस से भी ज्यादा भयानक और पेचीदा है। कल मिलते हैं और उसे साथ में डिकोड करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। और मेरी डिकोडेशंस सिर्फ मेरा अपना टेक है, तो अपने विवेक से काम लीजिए और खुद डिसाइड करिए कि इसके अंदर कुछ नेचुरल चीजें हो रही थी या ये एक सुपर नेचुरल क्राइम था।